प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास यूएसए मतलब अमेरिका के न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन नामक जगह से, है ना। और धनु लग्न की कुंडली बनी है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग देखते हैं और आप पे विश्वास करते हैं। और सबसे अजीब बात है कि ये जो कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम है, ये मैंने पूर्व में सबसे पहले 2020 में मुफ्त में बनाना शुरू किया था और आज इसकी बुकिंग होती है। और कम से कम अगर कोई मुझे छेड़े नहीं तो अगर आज मुझे कोई मेरे यहाँ शुल्क भेजे वीडियो बनाने के लिए, तो उसकी वीडियो बनेगी 140 से 42 दिन बाद। मतलब अगर कोई मुझे कहे कि पंडित जी आपको मैंने शुल्क भेज दिया है, आपको जब मेरा नंबर आ जाएगा तब आप मेरा वीडियो बना दीजिएगा कुंडली का, तो उसका नंबर 142 दिन बाद आएगा। पर इसी में हम लोग खींचतान करके आगे पीछे करके बना देते हैं। पर वस्तुतः बात तो यही है और भगवान की बड़ी अद्भुत कृपा है, गुरुजनों का आशीर्वाद, कि आज तक मैंने जितने भी विश्लेषण किए हैं वो समझाने के दृष्टिकोण से किए हैं, धन कमाने के दृष्टिकोण से नहीं। कि कुंडली अध्ययन जो होती है, जो जैसे आप कुंडली अध्ययन देखते हैं उसमें ना, अब जैसे कोई व्यक्ति कहे कि मेरा करियर कैसा है, तो उसमें उसका चक्र समझाया जाएगा कि देखो ये कुंडली ना दशमांसा चक्र इतना मजबूत बना है, इस वजह से करियर उसका बहुत मजबूत है। और दशमांसा चक्र अगर कमजोर बना तो ज्योतिषी, फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि थोड़े से ध्यान देने की आवश्यकता है। ये बात है। तो कहने का अर्थ ये है कि ये वीडियो विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपको जीवन भर मार्गदर्शन इससे मिलता रहता है और कम से कम आप भटकाव से बच जाते हैं। जन्म होता है, जातिका है ये, मैंने कहा ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क, यूएसए। फाल्गुन माह में जन्म होता है, इस वजह से यहाँ पे व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। और जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, नवम भाव में नवमांश कुंडली के पंचम भाव में शनि मंगल का प्रभाव है, तो ये प्रभाव प्रेम में ले जाने वाला होता है, या कई बार जिद या हठ करके अपने प्रेम को प्राप्त करने वाला होता है, या विवाह होने से पहले कट पिट जाए, या विवाह जिससे होना हो उससे ना हो, उससे पहले किसी से कट जाए। ऐसा कटने पिटने की बात यहाँ पे शनि मंगल के कारण होती है। और फाल्गुन माह में जन्मे होने से व्यक्ति प्रेम को समझने वाला होता है। उत्तरायण में जन्मे होने से व्यक्ति की कुंडली में जितने भी शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा, शुक्र, बुध और गुरु, ये सारे ग्रह बलवान हो जाएंगे। लग्न के अधिपति अष्टम भाव में उच्च के बैठे हैं और परिवर्तन कर रहे हैं, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में बड़ा ही मजबूत निर्णय लेने वाला, अपने ऊपर काम करने वाला, इच्छा शक्ति से संपन्न ज्ञानी, मतलब ज्ञान को समझने वाला, आधुनिक शिक्षा पद्धति को समझने वाला और लक्ष्मीवान होता है। चंद्रमंगल योग। मंगलवार को जन्मे हैं और मंगलदेव इस कुंडली के लिए होते हैं। जैसे ये जो 9 नंबर की राशि बनी है, उसको यहां बनना था, मतलब धर्म भाव में, और वो कहां बन गया, जाकर के जन्म कुंडली में लग्न कुंडली के लग्न में वो राशि बन गई। इसका अर्थ है कि धर्म भाव में जो राशि बनी वो लग्न में बन गई। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति सैद्धांतिक तत्वों को समझने वाला, चरित्रवान और दार्शनिक है। ऊपर से लग्न में ही चंद्रमा बैठ जाने से व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है, प्रेम को समझने वाला, इमोशनल और व्याभिचारी नहीं होता, गलत और गंदे किस्म का व्यक्ति नहीं होता है। तो जितने शुभ ग्रह हैं वो सब के सब बलवान है। शुक्र भी उच्चाभिलाषी, चंद्रमा तो लग्न में बैठे ही हैं, गुरु उच्च के हो गए, बुध जन्म कुंडली में कमजोर होना, यानी कि इस कुंडली का चतुर्थ भाव परेशान करेगा, क्योंकि चतुर्थेश अष्टम में और चतुर्थ भाव में इस कुंडली के बाधकेश जो सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। द्विस्वाभाविक लग्न की कुंडली है। 3, 6, 9, 12 में से ये जो राशियां बनी है केंद्र में, ये द्विस्वाभाविक राशि है, मतलब न तो चंचल है न तो स्थिर है। तो यहाँ पे सप्तम भाव जो होता है वो बाधक भाव होता है और इसके अधिपति बुध बाधकेश हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी ग्रह बैठा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बाधक ग्रह कोई बनेगा नहीं। लेकिन जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को कई बार बहुत ज्यादा तर्क करने वाला और आसानी से हार न मानने वाला भी बना देता है। जल्दी निर्णय लेने में उस व्यक्ति को दिक्कत होती है।
कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि और मंगल हैं बलवान, क्योंकि लग्न में बैठे हैं और होते हैं पंचम भाव के स्वामी। पंचम और अष्टम भाव के स्वामी एक साथ लग्न में, तो व्यक्ति का दिमाग बहुत सारे छुपे हुए विषयों को जानने वाला, विषयी, विषय संपन्न, सुविधा संपन्न, साधना संपन्न, साधन संपन्न, विवेकी होता है। कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के चंद्रमा पापग्रह होते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति को प्राइवेट नौकरी करनी पड़ती है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, ओम अद्भ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए, या श्री अद्भ्यो नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो कपास, जिससे सूत निकलता है, कपड़े बनते हैं, उस वृक्ष की जड़, कपास के पौधे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए, चांदी के लॉकेट में। और साथ ही साथ अपने घर को पुष्पों से सजा करके रखना चाहिए। कमल के फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूल, मतलब जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो, इन पुष्पों को अपने घर में सजा करके रखना चाहिए। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वस्तुतः ये वरुण देवता का नक्षत्र है, तो अपने घर में प्रायः गमलों में कमल के पुष्पों को लगा करके रखना चाहिए, है ना। कमल के पुष्प लगाए जाएं, लोटस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, लोटस ही कहते हैं ना, हाँ। परिध योग, रोज अंग्रेजी में गुलाब कहते हैं, रोज को, गुलाब को अंग्रेजी में रोज कहते हैं। परिध योग, घर कर्ण, क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण। क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण का प्रभाव क्या होगा कि व्यक्ति अब क्षत्रियत्व के गुण से भरा रहेगा। मनुष्य गण के होने के कारण क्षत्रिय वर्ण और मनुष्य गण में राजसिक तत्वों की प्रधानता हो जाएगी। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति जो है वो सुख सुविधाओं से अपने आप को घिरा हुआ देखना चाहता है, वो किसी भी प्रकार के रूढ़िवादी विचारों में अपने आप को बांध करके नहीं रखना चाहता, वो लिबर्टी चाहता है ना। लेकिन इमोशन बहुत है, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा बैठे हैं और पंचम भाव प्रेम का होता है, तो व्यक्ति प्रेम के प्रति समर्पित है, प्रेम के प्रति समर्पण का भाव है। और विवाह जो है वो जन्म कुंडली के सप्तमेश जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, चंद्रमा मंगल का प्रभाव है। शुक्र जब उच्च के हो जाएं और गुरु उच्च के हो जाएं तो व्यक्ति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, प्रेम को आगे रखता है ना, और बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला भी होता है। तो ये इनकी कुंडली का पंचांग है, जिसमें चंद्रमा कृष्ण पक्ष के नौमी तिथि के हैं। इसका अर्थ होगा कि हमें अपने आप को रूटीन डेली फॉलो करना है, डेली रूटीन का पालन करना है, शरीर को साफ रखना है जितना ज्यादा हो सके। अब अमेरिका वगैरह में तो भोजन का पता नहीं, भगवान जाने कैसे लोग करते हैं, पर जितना हो सके शुद्ध भोजन का व्यवहार रखना चाहिए। वैसे ये कुंडली धनु लग्न की है, ये जितना ज्यादा हो सके परमात्मा के निकट रहे, ईश्वर के निकट रहे, बड़े के आशीर्वाद से जो है वो अभिषिक्त करता रहे, सबका सम्मान करता रहे, अच्छी वाणी, अच्छे लोगों से मैत्री, गलत लोगों से दूरी, ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा मजबूती देंगी, स्ट्रेंथ देंगी। अन्यथा फिर चंद्रमा चूंकि पापक है, मंगल के साथ है, लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को डिप्रेशन में भी जाते देखा जा सकता है, या कई बार वो प्रायः छोटी बहुत चिंता से भी अपने आप को चिंतित करते हुए नजर आता है। वैसे कुंडली ये बड़ी अच्छी है, क्योंकि धनु लग्न की कुंडली वैसे कमजोर है नहीं। सूर्य केंद्र में, दशम नवम भाव के स्वामी केंद्र त्रिकोण का योग लगा रहे हैं। दशम स्थान के अधिपति जन्म कुंडली में, दशम स्थान को तो करियर को बिल्डअप करने में मदद करते हैं। 12वें भाव में केतु जो गुरु से दृष्ट हैं, तो व्यक्ति में धर्म, आध्यात्म, चिंतन, बड़ों का आदर, पति का सुख, संतति का सुख, ज्ञान का सुख, रिसर्च का सुख, प्रोफेसर, लेक्चरर, उच्च शिक्षा, है ना, जो भी कंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित हो, पेट्रोकेमिकल हो, केमिकल इंजीनियरिंग हो, इस तरीके का कोई भी क्षेत्र हो तो व्यक्ति सफल हो जाएगा। क्षेत्र कहने का अर्थ यह है कि अगर कुंडली के ग्रह बैठे अच्छे हैं तो व्यक्ति राख भी छुएगा तो सोना हो जाए, और अगर कुंडली में ग्रह खराब हैं तो व्यक्ति कुछ भी करेगा उसको नुकसान ही होगा। तो यहाँ पे कुंडली में ग्रह अच्छे बैठे हैं, और जरा ध्यान से देखिए तो लग्न के अधिपति और राशि के अधिपति दोनों एक ही हैं। लग्नेश का परिवर्तन चंद्रमा के साथ हो रहा है, ये खराब नहीं होगा, बहुत अच्छा है। व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है और उसको परस्पर ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को कितना अपग्रेड करके रखता है, कितना ज्यादा अपने आप को संतुलित बना के रखता है, कितना ज्यादा वो खुद पे काम करता है। किसी दूसरे के कमजोरी को समझने से ज्यादा बेहतर है कि व्यक्ति खुद को मजबूती से निखारे, मजबूत करे और सत्य का साथ दे। ये सत्य से प्रधान कुंडली है, ये हमेशा सच बोलने वाली कुंडली है, किसी को धोखा देने वाली कुंडली नहीं है, ये गलत नहीं है कुंडली, ये निंदित कृत्य करने वाली, खराब कर्म करने वाली कुंडली नहीं है, है ना।
अगर आप इस कार्यक्रम को अंग्रेजी में समझना चाहते हैं तो कुछ अंग्रेजी में सबटाइटल होता है, तो वैसा कुछ दबा देते हैं CC वाला जो, तो उस पे शायद हो जाता है अंग्रेजी में, पता नहीं, मुझे उसकी सेटिंग पता नहीं है, पर ऐसा होता होगा। तो ये मैंने आपको आपके लग्न कुंडली पे तो नहीं, पर आपके पंचांग पे इतनी चर्चा की। अब ग्रहों को समझा देता हूं कि किस ग्रह को कहाँ बैठना चाहिए था, वो कहाँ बैठे हैं और कैसा फल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लग्न के अधिपति गुरु के ऊपर से। तो लग्नेश होते हैं गुरु। लग्न का मान 4 अंश का है, इस वजह से इसे बाल्यावस्था का लग्न कहेंगे। और बाल्यावस्था का लग्न, इसका अर्थ है कि हमें अपने स्वास्थ्य पे और अपने दिनचर्या पे और अपने इमोशन पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ लग्न के अधिपति अष्टम भाव में बैठे हैं। ये अवयोग होता है, लेकिन चूंकि अष्टमेश लग्न में आकर के परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पे थोड़ी बहुत असुविधा के साथ व्यक्ति को सुविधाओं की प्राप्ति हो जाती है। वहीं पे अगर बात करते हैं तो लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और लग्नेश के ऊपर केतु का प्रभाव व्यक्ति को थोड़ा बहुत भ्रम में रखने वाला और आरंभ में जीवन के थोड़े बहुत कष्टों से व्यक्ति को आगे बढ़ते हुए देखा जाता है। द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होकर के शनिदेव 6वें भाव में बैठे हैं, तो व्यक्ति को किसी को भी धन नहीं देना चाहिए। और साथ ही साथ अब पता नहीं वहाँ की स्थिति कैसी है, पर यहाँ पे 6वें भाव में जो राहु और शनि बैठे हैं, ये विवाह में मतभेद देते हैं, विवाह टूटने वाला भी बना देते हैं, या कई बार विवाह होते होते कट जाए या होने के बाद भी टूटने के योग बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी शनि मंगल का प्रभाव दिख रहा है। इसके पीछे नीच के सूर्य, और यहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ जो बनी हैं वो एक तरफा, कई बार व्यक्ति विवाह को लेकर के बहुत प्रसन्न रहे और बाद में चल करके वही विवाह उसको कष्ट का कारण भी बन जाता है। तो ये भी एक तरीके से यहाँ पे स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। तो जब तक संपूर्ण तरीके से कुंडली न मिल जाए, अब वहाँ की भगवान जाने, भगवान ही मालिक है, पर ऐसे ये स्थिति देखने को मिल रही है। तीसरे भाव में शुक्र का बैठना, जो लाभ भाव के स्वामी हैं, और ये होते हैं जन्म कुंडली के 6वें भाव के भी स्वामी। तो जरा ध्यान से देखें तो शुक्र और शनि का परिवर्तन हुआ है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति मेहनत करके सफल होगा, और उसको जब कभी भी कोई नौकरी मिलेगी, जब कहीं पे भी वो काम करेगा, तो बहुत आराम वाला काम मिलेगा। उससे शारीरिक मेहनत बहुत ज़्यादा न तो होगा और न तो उसे ऐसा कोई काम मिलने वाला है। पर धन भाव और तृतीय भाव के स्वामी होकर के शनिदेव इस कुंडली के लिए सामान्य ग्रह के रूप में उपस्थित होते हैं, और जन्म कुंडली में लग्नेश के ऊपर उनकी तीसरी दृष्टि जा रही है और शत्रु की दृष्टि जा रही है। इस वजह से भी लग्नेश के ऊपर जब शनि, राहु, केतु, मंगल आदि ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि यहाँ से जा रही है, तो लग्नेश अब पीड़ित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति से गलत निर्णय लेते हुए उसको देखा जाता है, उसके स्वास्थ्य को परेशान होते हुए देखा जाता है। जब कभी भी गुरु की महादशा में मंगल का अंतर आ जाए, तो भी कई बार रोगों से व्यक्ति को प्रभावित होते हुए देखा जाता है। उसी गुरु की महादशा में जब केतु का अंतर आ जाए, तो व्यक्ति को भ्रम में जाते हुए स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पे व्यय होते हुए भी देखा जाता है, और कई बार माता और पिता के बीच में मतभेद का कारण भी बनते देखा जाता है। चतुर्थ स्थान, तीसरे भाव में जो शुक्र बैठे हैं, वो बड़े छोटे भाई बहनों से तो सुख मिलता है, और व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला काम नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन बढ़िया होता है, भाग्यशाली भी होता है, और कम से कम वो पति का प्रेम प्राप्त करने वाला भी होता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति होकर के अष्टम भाव में बैठे होते हैं देव गुरु बृहस्पति, ये कुहू योग बन जाता है। तो यहाँ से अवयोग बन गया, लग्नेश के अष्टम में जाने के कारण जो नुकसान करता है, और यहाँ चतुर्थ भाव के स्वामी होकर के अष्टम में बैठ गए, ये कुहू योग हो गया, जो कई बार माता और पिता के बीच में मतभेद देता है, या माता के स्वास्थ्य को चिंतित करता है, या कई बार घर में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्रभाव की स्थिति में कठोरता दे देता है, या सामान्यतः आप बाहर से उस परिवार को समझने में बड़ी चूक कर देते हैं, या बाहर से आपको समझने में लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके निकट जाते हैं तब आपको उसकी कमजोरी मालूम पड़ जाती है। यहाँ व्यक्ति बहुत तर्क करने वाला है, आसानी से हार नहीं मानने वाला है। भले ही वो कितना ही कम जानकारी रखता हो, पर फिर भी अपने आप को बड़ा जानकार समझने वाला होता है ना। सुंदर तो होगा क्योंकि शुक्र बढ़िया बैठे हैं। लग्न में चंद्रमा है तो व्यक्ति दैदिव्यमान स्वरूप वाला भी होता है। लग्न में मंगल बैठे हैं तो कम से कम व्यक्ति ऐसा विवेकवान तो होता ही है, पर तर्क बहुत ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे जीतना इनसे कई बार बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे सूर्य और बुध का जो प्रभाव बना हुआ है, वो व्यक्ति के प्रभावों को धार्मिक और भाग्यशाली बना रहा है ना। लेकिन एक तरफा वो बहुत मजबूती से एक तर्क बल को बढ़ाने वाला भी बना रहा है, ऐसा मैं ये बात कह सकता हूँ। पंचम भाव के स्वामी लग्न में, इस वजह से
यहाँ व्यक्ति जो होता है वो विवेकी होगा, सुखी और संपन्न होता है। वहीं छठवें भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी छठवें भाव में बैठ रहे हैं। ये आपस में जब दोनों मित्र परस्पर परिवर्तन करेंगे तो इन दशाओं में जातक को लाभ मिलेगा। मतलब शुक्र और शनि की दशा एक साथ जब कभी भी एक्टिव होंगी या जब कभी भी शुक्र और शनि का अंतर प्रत्यंतर चलेगा तो व्यक्ति लाभ को प्राप्त करने वाला हो जाता है। और ये कई बार यहाँ पे व्यक्ति को उसके ऊपर जो है वो किसी भी प्रकार से कोई बाह्य प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं पड़ता। वो सत्य को आगे बढ़ाने वाला होता है, न्याय प्रिय होता है, धर्म को समझने में रुचि रखने वाला, नई जानकारियों से नित्य अपने आप को पोषित करने वाला और पुराने विषयों को समझने वाला भी होता है। सप्तम भाव के जो स्वामी होते हैं बुध, वो नीच के हैं और चतुर्थ स्थान के अधिपति अष्टम में। इस वजह से विवाह मिलाकर के करनी होगी, नहीं तो यहाँ पे शनि राहु खराब हो गए और यहाँ पे सूर्य नीच के खराब हो गए, यहाँ पे शनि मंगल खराब हो गए और यहाँ पे सूर्य बुध कमजोर हो गए। मतलब उस भाव में उनको उतना बल नहीं मिलता है क्योंकि ये दोनों ग्रह यहाँ बलवान होते हैं दशम स्थान में, या लग्न में या नवम में या एकादशवें में, पर यहाँ पे ये निर्बल हो जाते हैं। इस वजह से घर में प्रायः कलह का वातावरण भी बनने लगता है, विशेषतया सूर्य और बुध की दशाओं में। तो हमें यहाँ पे सावधान रहने की आवश्यकता होगी। सप्तमेश नीच के और अष्टम भाव के अधिपति लग्न में, तो व्यक्ति को जहां उसका दिमाग जाना चाहिए या जहां कई बार सोचना चाहिए वहां वो नहीं सोचता, और जहां दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां वो अपनी ऊर्जा नष्ट कर रहा है। या कई बार इसका एक और भी परिणाम होता है कि व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते रहते हैं जिसका उत्तर वो लगातार ढूंढने की कोशिश करता रहता है। या इसका तीसरा फलादेश ये होगा कि व्यक्ति के दिमाग में बेवजह ऐसी बातें घटित होती रहेंगी, उसके जीवन में बेवजह ऐसी घटनाएं घटित होती रहेंगी जिसमें उसके ऊर्जा का नष्ट होना भी देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी का चतुर्थ में बैठना, ये माता और पिता की सेवा करने का भाव रखने वाला, बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाला होता है और व्यक्ति सबको प्रेम करने वाला भी होता है, सहिष्णु होता है। दशम स्थान के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठ करके दशम को, तो सामाजिक परिवेश अच्छा है, समाज अच्छा है, समाज के प्रति कृतज्ञता का भाव अच्छा है, ये सब चीजें तो देखने को मिल रही हैं। एकादशवें भाव के स्वामी तीसरे भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को बड़े छोटे भाई बहनों से सामान्यतया सुख मिल जाता है। 12वें भाव के अधिपति लग्न में, व्यक्ति का धन कभी भी गलत जगह पे व्यय नहीं होता है। लेकिन जब दशमांशा चक्र में देखते हैं तो ये कुंडली बहुत अच्छी साबित हो जाती है। उच्च के गुरु, उच्च के शनि, उच्च के शुक्र और जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति द्वितीय में और सप्तम भाव के अधिपति अष्टम में, तो धन व्यापार का ऊंचे पद पे जाकर के प्राप्त करना, अच्छा कारोबार हासिल करना और अपने पार्टनर, अपने पति के साथ उसके कारोबार को आगे बढ़ाना, है ना। मेडिकल का क्षेत्र हो, आईटी का क्षेत्र हो, सिविल का क्षेत्र हो, जो कुछ भी आधुनिक शिक्षा है उसमें वो व्यक्ति अपने पति के कारोबार को आगे बढ़ाने वाला, निरंतर उसके पास काम रहेगा क्योंकि लग्न के अधिपति उच्च के हो रहे हैं। बुध यहाँ बैठे हैं जो छठवें भाव के स्वामी हैं, तो कई बार व्यक्ति सरकारी क्षेत्र से या विदेशों में भी अगर सरकारी नौकरियां होती होंगी तो वहां से भी वो धन कमा सकता है। अब इस कुंडली में मैं नक्षत्रों पे आपको थोड़ा सा लेके आता हूं। जैसे विभिन्न जो ग्रह बैठे होते हैं वो आसमान में जब गोचर करते हैं तो वो एक दूरी पे स्थित होते हैं और उसी दूरी के सूचक होते हैं नक्षत्र। तो सूर्य जो बैठे हैं वो उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, वो व्यक्ति के दिमाग को अव्यवस्थित भी कर रहे हैं और बहुत गहराई से अगर समझेंगे तो वो कई बार व्यक्ति को इरिटेशन में भी ले जाएंगे अपनी दशा काल में। वहीं चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं, ये शुक्र का नक्षत्र होता है और वो शुक्र जन्म कुंडली में तीसरे भाव में बैठ करके व्यक्ति के निर्णयों को गड़बड़ करने वाला या कई बार उसके जीवन में प्रायः संघर्ष देने की स्थिति में भी लेके जाते हैं। प्रायः व्यक्ति को कपकपी होती है, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं होती हैं, जल से संबंधित समस्या भी देखने को मिलती है। व्यक्ति को जल बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए। मंगल जो बैठे हैं वो पूर्वाषाढ़ा में बैठे हैं, व्यक्ति को शौकीन बनाते हैं, फैशन की समझ, अत्याधुनिक कपड़े धारण करना और स्थिति के हिसाब से अपने आप को बदलना। कई बार मंगल जब शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे तो व्यक्ति को कामोत्तेजक भावनाओं की प्रबलता भी देते हैं और व्यक्ति शौकीन मिजाज का होता है, नशे की लत के कारण उसमें भी गिरफ्त में जाने वाला और गलत मैत्री के कारण अपने भी
अच्छे संस्कारों को बुरे प्रभावों में बदल देने वाला होता है। वहीं देवगुरु बृहस्पति बुध जो हैं वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, जो व्यक्ति को तार्किक, कृतज्ञ और अपनी दशा काल में जातक को आधुनिक शिक्षा को पढ़ने वाला भी बनाएंगे। मतलब व्यक्ति आधुनिक शिक्षा को समझने वाला होगा, विदेशी भाषाएं सीख ले, कई देश की भाषाओं की जानकारी सीख ले, व्यापार की समझ सीख ले, स्थिरता मेंटेन करना, ज्ञान को बल देना, कॉपी पेस्ट करना, इस तरीके की बातें, मतलब बुध अच्छे हो जाएंगे। पर व्यक्ति का मन जो भटका हुआ है वो इसी बुध के भी कारण भटका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो बुध का नीचभंग नहीं हो रहा है, दृष्टि के कारण हो रहा है, जिससे बहुत अच्छी बात नहीं कही जाएगी। चतुर्थ स्थान पे केतु का प्रभाव है, इस वजह से माता को लंबी बीमारी या माता को वात पित्त कफ आदि की बीमारियां हो जाती हैं, या ऐसे संबंध, मतलब वात पित्त कफ तीनों अनकंट्रोल रहता है। मतलब सर्दी भी है, पेट में गैस भी बनता है, और क्या बोलते हैं कि पित्त भी बढ़ा हुआ है। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं वक्री होकर के 14 अंश पे, इस वजह से वो व्यक्ति को पेट का रोगी भी बना सकते हैं। तो जॉन्डिस पीलिया ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। गुरु जब पुष्य नक्षत्र में बैठेंगे तो व्यक्ति को धर्म, आध्यात्म, चरित्र, ज्ञान और धर्म को समझने वाला ये बढ़िया हो जाता है। या इसका अर्थ ये भी होगा कि व्यक्ति अपनी एनर्जी को गुरु की दशा में सही जगह पे लगाने की इच्छा रखता है। मतलब वो किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होना चाहता, सत्य को पकड़ना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है। कुल मिलाकर के गुरु की दशा में व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है, उसकी आत्मा देवलोक से आई है और देवलोक में ही जाएगी। मतलब वो पूर्व जन्म में भी अच्छे कर्म करके आया था और अगले जन्म में भी वो अच्छे योनि को प्राप्त करने वाला है। उसके बाद शुक्र की बात करते हैं, तो शुक्र धनुष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और मंगल पूर्वाषाढ़ा में। इस वजह से मंगल और शुक्र का जो परिवर्तन हुआ है, यही जातक को अत्याधुनिक बना रहा है और यही जातक को आराम करने वाला भी बना रहा है। वहीं शनिदेव मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, इस आधार पर शनि का जो प्रभाव होगा वो व्यक्ति को चोट चपेट की घटनाएं, मतभेद, शत्रुओं की स्थिति, बेवजह गलत लोगों से उलझ जाना, चोट चपेट की घटनाएं, लंबी बीमारी, जब यही शनि में राहु चले या शनि में मंगल चले तो ये बीमारी देने वाली स्थिति हो जाती है, व्यक्ति का हेल्थ कमज़ोर होता है। उसके बाद राहु जन्म कुंडली में अच्छे बैठे हैं, कोई खराब नहीं बैठे हैं, अपने मित्र के साथ बैठे हैं, कहने को तो ये अपने उच्च की राशि में बैठे, इस वजह से अवस्था के आधार पर भी उनके पास कोई ऐसा कमज़ोर बल नहीं है, तो व्यक्ति सफल तो हो ही जाएगा। नौकरी वगैरह करने के योग सामान्यतः कमज़ोर बन रहे हैं, पर प्राइवेट नौकरी के योग और अपने व्यापार का योग दशमांशा चक्र के आधार पर बहुत ही ज़्यादा उत्तम और अच्छा बना हुआ है। व्यक्ति के पास करने के लिए सदैव ही काम है, ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके पास काम नहीं है। पर लंबी बीमारी का खतरा जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे शनि, केतु और मंगल का प्रभाव है, इस वजह से व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सावधान होकर के अपने स्वास्थ्य की चिंता करनी होगी। ये मैंने नक्षत्र पे बात कर दी। नवमांश चक्र पे लेके आता हूँ। लग्न में यहाँ के जो छठवें भाव के स्वामी है वो यहाँ के लग्नेश बन करके, ये स्थिति ना बहुत अच्छी बन रही है गुरु शुक्र बुध चंद्रमा की। पर जब ध्यान से समझेंगे तो यहाँ चंद्रमा नीच के हैं, बुध बलवान नहीं होते, यहाँ शुक्र यहाँ पे सामान्यतया ठीक नहीं होते और गुरु भी ठीक नहीं होते। तो बैठे तो यहाँ पे कोई भी अच्छे नहीं है, पर उसमें सारे के सारे शुभ ग्रह बैठ गए हैं, तो इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति दाम्पत्य को अगर बहुत सटीकता से चलाए, बिना किसी बाह्य प्रभाव के चलाए, बिना किसी की बात सुने चलाए, तो उसका दाम्पत्य अच्छा भी हो सकता है। और प्रेम विवाह के तो 1000% से भी ज़्यादा योग हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीज़ें नक्षत्र पे बात की। अब मैं कुंडली की कुछ मूल बातों पे चर्चा कर दूं। तो यहाँ पे व्यक्तित्व ठीक है, धन बहुत अच्छा है, मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, पराक्रम अपने आप को करना है, एफर्ट डालना है। इस कुंडली का मन शांत नहीं है, वो भटका हुआ है और तर्क में है, प्रायः उसमें उधेड़ बुन बना हुआ है, उसको और भी ज़्यादा नॉलेज गेन करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में पढ़ाई में मन कमज़ोर है, पढ़ाई में मन ना लगे, मतभेद होता रहे और व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है। उसी के बाद बात करते हैं तो नौकरी और व्यापार में, व्यापार का भी सुख बहुत अच्छा है। नौकरी सामान्यतः अगर मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो व्यापार का योग सबसे अच्छा है। इसके साथ साथ हमें अपने कंसंट्रेशन पे काम करना है, रेगुलर दिनचर्या का पालन करना है। धर्म का सुख इस कुंडली में सामान्यतः ठीक ठाक है, ये कुंडली प्रोग्रेस कर लेगी, सामान्यतया ये कुंडली प्रोग्रेस कर लेगी, मतलब मध्यम स्तर की कुंडली बन जाएगी करियर के मामले में।
उसी के बाद अगर बात करते हैं तो ये कुंडली चाहे जितनी मेहनत करे उससे ज़्यादा ही प्राप्त करेगी। और साथ ही साथ ये कुंडली कहीं दूसरे जगह मतलब अमेरिका छोड़ करके किसी दूसरे जगह ना जाए, वहीं पे रहे तो ज़्यादा बढ़िया है। ऐसी स्थिति कुंडली की बन रही है। लग्न कुंडली में गुरु उच्च के, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में, और इस वजह से कई बार ये अपनी दशा काल में जातक को धन, लाभ, संतान, ज्ञान और सुख देने वाले बन जाते हैं, है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो शनि लग्न कुंडली में वृष राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो व्यक्ति को यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, कुल गौरव, गोत्र का नाम रोशन करने वाला, माता और पिता के प्रेम को प्राप्त करने वाला बना देते हैं। उसके बाद अगर बात करते हैं मंगल देव की, तो मंगल बनते हैं धनु राशि में। नवांश कुंडली में वो कन्या राशि में जा रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा में कभी कभी छोटी मोटी परेशानी भी देखने को आएगी, जो स्वास्थ्य को लेकर के और कई बार व्यक्ति को जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति को लेकर के परेशान करेगी। उसके बाद अगर बात करते हैं शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव बैठे हैं कुंभ राशि में। नवांश चक्र में वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि शुक्र की दशा में भी जातक धन, सुख प्राप्त करने वाला होगा। शुक्र की दशा में सांसारिक सुखों की वृद्धि होगी। उसके बाद बात करते हैं बुध की, तो बुध लग्न कुंडली में मीन राशि में, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में। तो बुध की दशा में भी यश, ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक और तकनीक की समझ बढ़ती है और व्यक्ति बड़ों का आदर और प्रेम प्राप्त करता है। उसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की, तो लग्न कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में, नवांश कुंडली में वृश्चिक राशि में। इसका अर्थ होगा कि चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को चिंताओं से घिरा हुआ देखा जा सकता है। माता के स्वास्थ्य की चिंता सता सकती है। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति को हेडेक मिल सकता है। परेशानियां हो सकती हैं जो माता से संबंधित और स्वास्थ्य से संबंधित होंगी, और कई बार व्यक्ति को बेवजह उसके करियर में रोड़ें अटकाने का काम करेगी। सूर्यदेव लग्न कुंडली में मीन राशि में बैठे हैं। नवांश चक्र में वो वृश्चिक राशि में, तुला राशि में जा रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि सूर्य की दशा में भी जातक को अपने माता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी, और कई बार उसे कम पैसों पर नौकरी करनी पड़ती है या थोड़ा संघर्ष में जातक को देखते हुए बनता है। ये सूर्य हैं। उसके बाद मैंने बात कर दी बुध, शुक्र, मंगल, सभी ग्रहों की बात कर दी। ये स्थिति आपकी कुंडली में बनी है। विवाह कैसा है, अगर इस विषय पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूं तो विवाह अच्छा है। प्रेम विवाह के योग, अपने पसंद से योग, विवाह टूटने का योग भी इस कुंडली में लगा हुआ है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर तत्वों का मेल नहीं होगा तो विवाह टूटेगा। भले ही यहाँ पे इतने सारे ग्रह बैठे हैं, पर जब आप उस तथ्य को समझते हैं तो वृष लग्न की कुंडली के लिए गुरु अष्टमेश होकर के बैठे हैं। लग्नेश का सप्तम भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, वो विवाह के बाद भी व्यक्ति को संबंधों में लेके जाता है। बुध यहाँ बैठे हैं जो द्वितीय भाव के स्वामी होकर के अपने भाव से अष्टम भाव में बैठे हैं, छठवें आठवें में बैठे हैं, ये भी विवाह तोड़ने का काम करते हैं। और चंद्रमा तो स्वतः ही नीच के बैठे हैं, ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई। उसके बाद जरा ध्यान से देखें तो सूर्य अष्टम भाव में, छठवें भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव के ठीक पीछे। ये विवाह के सुख को कमजोर करता है और उसमें संघर्ष लाता है। यहाँ पे तो शनि मंगल राहु केतु का संबंध सबको दिखाई दे रहा है। वृष लग्न की कुंडली में दशम और नवम भाव के स्वामी होकर के बैठे हैं, ये तो ठीक है, पर मंगल जो बैठे हैं वो सप्तमेश होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति प्रेम विवाह करता है और कई बार अपने माता और पिता के विरोध में जाकर के भी वो गलत निर्णय लेता है, या कई बार उसको उस पे भुगतना भी पड़ता है, या बाद में चल करके उसमें रस देखने को मिलेगा। कहने का अर्थ है कि हमें बहुत सावधानी से विवाह में उतरना है, क्योंकि इस कुंडली का विवाह पक्ष कमजोर हो रहा है। क्लियर है? और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको अगर आप समझना चाहते हैं तो बेझिझक मुझसे बात कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।